नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति। इसको दो प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक तो भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं और एक राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं। भारत का जैसे आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हो तो उस समय पढ़ना पड़ता है इसको, और राजस्थान में भी आधुनिक वाले पार्ट में पढ़ते हैं। अब मेनली तो अपना राजस्थान का ही रोल रहेगा इसमें, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है। कहाँ से होती? नसीराबाद से। भारत वाली को भारत वाले में देखेंगे, बाकी यहाँ पे मुख्य रूप से राजस्थान के बारे में लिखें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर भारत की कुछ बातें अगर हमें यहाँ से लिंक करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या हुआ था, इन अंग्रेजों ने भारत में इस शुरुआत में तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करने के बाद में धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप चालू कर दिए। आपने सुना होगा, एक युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, प्लासी का युद्ध। कौन सा हुआ था? प्लासी का। प्लासी का है ना ये, द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में हुआ था। और उसके 100 वर्षों के बाद में ये क्रांति होती है 1857। यानी कि इन 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रत्येक वर्ग के ऊपर आघात पहुंचा। चाहे उन्होंने, जैसे लॉर्ड डलहौजी आए थे तो उन्होंने वो हड़प नीति अपनाई। उसके अलावा भी पहले कई गवर्नर जनरल जिन्होंने अलग अलग तरीके से भारत के ऊपर अत्याचार किया। अब जब अत्याचार हो जाता है तो ऐसी बात नहीं है, ये लोगों में थोड़ा थोड़ा विद्रोह तो पहले से हो रहा था, लेकिन एक बड़े स्तर पे अगर किसी चीज का विद्रोह हो जाता है तो वो क्या कहने लग जाती? क्रांति कहने लग जाती। क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है? जैसे माना कि आपको मैं परेशान कर रहा हूँ, एक दो जने मेरे से नाराज हो रहे हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा मेरे से कर रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं, तो वो केवल विद्रोह तक ही सीमित है। लेकिन आप सारे एक साथ होकर मेरे खिलाफ हो जाओ तो वो क्या कहलाती विद्यार्थियों? क्रांति कहलाती। मतलब मैंने जो रूल्स नियम वगैरह जो भी बना रखे हैं, जो भी मैं शासन कर रहा हूँ, शासन करने का मेरा जो तरीका है, उस शासन के विरुद्ध अगर आप सारे एक साथ खड़े हो जाते हो तो उसको हम क्रांति कहते हैं। तो क्रांति और विद्रोह में थोड़ा सा अंतर होता है। विद्रोह कम समूह का द्वारा किया जाता है, क्रांति लार्ज स्तर पे की जाती है, ठीक है ना। तो इसके पीछे की घटनाक्रम ये नहीं है कि 1857 के समय कोई तात्कालिक ऐसा कारण रहा होगा कि केवल उसी वजह से 1857 क्रांति हो गई। हालांकि वो बताते हैं ना आपको, वो राइफलों में जो कारतूस थे, सुअर के चर्बी के, सुअर की चर्बी, गाय की खाल, जो भी चर्बी होती है उसका यूज होता था उसमें। वो तो एक तात्कालिक कारण बना। जैसे माना कि आप धीरे काफी समय से मेरे से अप्रसन्न हो और आपको कोई ऐसी चिन्ह, ऐसी कोई बात मिल जाए, उसको आप अगर करके मेरे खिलाफ हो जाते हो तो वो तो तात्कालिक कारण हो जाता है। बाकी उसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं, चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे वो राजनीतिक कारण हो। आपने देखा होगा कई शासकों को इन्होंने इन उनकी जो जागीर थी, उनकी जो संपत्ति थी, उनका जो अधिकार था वो छीन लिया था। तो वो जो जो वंचित वर्ग था वो अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा, सीधी सी बात है। और जो जनता, आम जनता के ऊपर टैक्स लगाते, लगान लगाते, आम जनता वैसे ही परेशान थी। अकाल पड़ जाता फिर भी आप टैक्स ले रहे हो, तो जनता परेशान थी, तो जनता विद्रोह तो करेगी। तो ऐसे विद्रोह हुए। उसमें एक विद्वान है विद्यार्थियों, जॉन सुलिवान इसका नाम है। ये भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इन्होंने कहा था, आशंका व्यक्त करते हुए कहा था कि हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में, भारत आपको पता है पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, तो शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बादली उत्पन्न हो सकती है जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती। मतलब अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे उनको भी आशंका थी कि हमने भारतीयों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार कर दिया कि जिस दिन विरोध हो गया ना, विरोध होगा तो छोटे से स्तर पे, लेकिन इतना विस्फोट होगा कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भागना पड़ेगा। विद्या तो एक तो ये स्टेटमेंट है, ये भी लिख लो आप। ये स्टेटमेंट पूछा गया किसी न किसी एग्जाम से, लिया मैंने। सबसे पहले लिखो आप, भारतीय गवर्नर जनरल। अब पढ़ा मैं रहा हूँ आपको 1857 क्रांति, और 1857 क्रांति भी राजस्थान के रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको 28 मई 1857 को नसीराबाद से 1857 क्रांति शुरू कर देता, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं वो पहले हम लिखेंगे, है ना। और इसको पढ़ने के बाद में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अपने। एक ये स्टेटमेंट है, इसको लिख लो।
जॉन सुलिवान ने क्या कहा है? ये भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली, बदली मतलब बादल है ना, उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। लिख लो इसको जल्दी। शुरुआत में आए तो जब तो व्यापार करने के लिए आए थे, और उस समय के जो हमारे हिंदुस्तान के जो भी शासक थे उन्होंने इनको अनुमति दी व्यापार करने की। उनको क्या पता था बाद में ऐसी तकलीफ देंगे तो भारत को गुलाम बना लेंगे। अभी जैसे हम किसी देश के साथ विदेशी नीति अपनाते हैं, विदेशी नीति के तहत कोई संधि समझौता करते हैं, तो अभी हम कोई संधि समझौता कर रहे हैं, हमें ये थोड़ी पता है देश आने वाले समय में हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा। जैसे आज हम अमेरिका के साथ कोई ट्रीटी कर रहे हैं, विद्यार्थी किसी प्रकार की संधि समझौता कर रहे हैं, या उनको हम भारत में कोई कंपनी लगाने की अनुमति दे रहे हैं, हमें क्या पता आने वाले समय में यही हमारे ऊपर अधिकार कर लेंगे। लेकिन कुछ गलत नीतियां होती है, कुछ निजी स्वार्थ होते हैं, उस वजह से फिर ऐसी दिक्कतें आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसका, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। हालांकि मैं स्टेटमेंट तो आगे भी बहुत सारे लिखाने वाला हूँ आपको, तो कौन से विद्वान ने क्या कहा, जैसे 1857 क्रांति के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग स्टेटमेंट देंगे, वो सारी चीज भी लिखने वाले हैं हम। लिख लिया सभी बच्चों ने? तो जॉन सुलिवान ने क्या कहा भारतीय क्रांति के या भारतीयों के बारे में? हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु बाद में विराट रूप धारण करके अंत में वृष्टि, वृष्टि का मतलब है बारिश, बारी बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि बोलते हैं ना। वृष्टि विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। और अंग्रेजों ने शुरू से ये काम किया था, विद्यार्थी फूट डालो और राज करो। अब देखो, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर, लिख लिया ना सभी बच्चों ने? वो तो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर जो अधिकार किया वो कौन से युद्ध के बाद किया था विद्यार्थियों? भारत में भी सबसे पहले बंगाल के ऊपर अधिकार करता है। किसके ऊपर? बंगाल। तो बंगाल का जो शासक है, बंगाल का जो नवाब है, जिसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला या सुजाउद्दौला? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? प्लासी का युद्ध। तो एक पॉइंट डालो या नोट डाल लीजिए। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1757 के प्लासी के युद्ध और 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बीच अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन के 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। लगभग कितने? 100 वर्ष पूरे हो गए ना भाई, 1757 से लेकर 1857 क्रांति तक 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। और भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध, भारत में अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध काफी असंतोष, काफी असंतोष बढ़ रहा था। जिसका आभास अंग्रेजों को पहले से था। भाई आप किसी के साथ ज्यादा अत्याचार करोगे तो विद्रोह तो होगा, और एक दिन वो क्रांति का रूप ले लेगी, ध्यान रखना। जिसका आभास अंग्रेजों को
पहले से ही था। इस युद्ध के बारे में लिख लो विद्यार्थियों, एक पॉइंट डालो छोटा सा, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी। हाँ, आप में से कोई बताएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब? 1757 सबको पता है, लिखा हुआ 1757 तो। डेट बताओ। 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। देख लिया? जीता कौन था इसमें? अंग्रेज, लॉर्ड क्लाइव। तो एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक तरफ बंगाल, और बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला। और जीता कौन था? लॉर्ड क्लाइव। या अंग्रेज जीत गए थे विद्यार्थियों। लिखिएगा, इसी युद्ध के इसी युद्ध के इसी युद्ध के जीत के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी थी। लिख लिया? अब देखो, नींव तो कब रख दी थी? 1757 में रख दी थी, प्लासी का युद्ध के बाद ही। लेकिन वास्तविक नींव कब रखी जाती है? बक्सर के युद्ध के बाद में। 1764 में एक होता है बक्सर का युद्ध। कब होता है? बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर को। ये लिखा हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, 22 अक्टूबर 1764। तो अगला युद्ध का नाम लिखो छोटा सा, बक्सर का युद्ध 1764। और प्रॉपर डेट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 22 अक्टूबर 1764। और जो इंग्लिश मीडियम वाला है इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, लिखो, कब हुआ था ये युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। लिखो, इस युद्ध में एक और अंग्रेज और दूसरी ओर बंगाल का नवाब मीर कासिम कौन था विद्यार्थियों? मीर कासिम प्लस या कॉमा लगा के लिख सकते हो। और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का तो कौन था? मीर कासिम। और अवध का सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह शाह आलम। मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम। तो एक तरफ तो ये तीन है, एक तरफ तो तीन है, मुगल बादशाह खुद, जिसमें पहले हिंदुस्तान में मुगलों का शासन रहा विद्यार्थियों, और बंगाल का शासक कौन? मीर कासिम। और अवध का कौन? सुजाउद्दौला। ये तीन तो एक तरफ है, और एक तरफ है अंग्रेज। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हेक्टर मुनरो, जो कि ट्रैक्टर लेके आते हैं। हेक्टर मुनरो लिखा हुआ है कहीं पे? ये लिखा हुआ, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों, जो एक तरफ अंग्रेज है ना, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हेक्टर मुनरो। अब इस युद्ध में जीतेगा कौन? अंग्रेज। लिखो, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई।
अंग्रेजों की जीत हुई। देखिएगा, इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित हुई। देखो, अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित कब की थी? 1757 के युद्ध में, जब उन्होंने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और वास्तविक सत्ता स्थापित कब करते हैं? बक्सर के युद्ध के बाद। देख लिया। अब देखो, उसके बाद में अंग्रेज मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक एक्ट आता है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसका प्रभाव भी पड़ा था भारत में। मतलब कैसे धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार हो रही इस 1857 क्रांति की। तो 1757 से चालू, ध्यान रखना, स्टार्टिंग तो। रेगुलेटिंग एक्ट को क्या कहते हैं हम? नियामक अधिनियम। हालांकि हम पॉलिटिकल साइंस में अच्छी तरह पढ़ते हैं इस चीज को। पॉलिटिकल साइंस में तो कानून पढ़ना पड़ता है, संविधान में पढ़ना पड़ता है। संविधान का जो विकास पढ़ते हैं ना, पहला टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें आता है विद्यार्थियों। तो ये जितने भी एक्ट है, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे, इसमें इतिहास विषय में अगर इनको पढ़ना चाहते हैं भारत के इतिहास में, तो सबसे लास्ट टॉपिक होगा। और अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाहते हो तो पहला टॉपिक होगा वो संवैधानिक विकास वाला। लिखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रैकेट में लिखना नियामक अधिनियम। देखो, भारत का सबसे पहले एकीकरण, भारत का सबसे पहले एकीकरण इसी एक्ट के तहत हुआ था। आपको पता है, पहले भारत में अलग अलग रियासतें वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक करने का काम कौन से एक्ट के तहत किया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। देख लिया। पहले विद्यार्थियों, बंगाल में गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर। और गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव। पहला गवर्नर कौन बना था? लॉर्ड क्लाइव बना था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वही जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, वही बंगाल का पहला क्या बनेगा? जीजी बनेगा, यानी गवर्नर जनरल बनेगा। तो इस एक्ट में विद्यार्थियों जी की जगह पे जीजी का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो बंगाल का जो पहले गवर्नर होता था, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नाम से जाना जाएगा। लिखिएगा, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी कि जी को क्या बना दिया? जी जी। नोट डाल के लिखो। आपसे पूछा जाए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, दोनों नाम मिलते हैं ना। बंगाल का फर्स्ट, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। अगर विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए, भारत में पहली बार गवर्नर कहां पर बनाया गया, तो पहली बार कहां पर बनाया गया? बंगाल में। ये तो आजकल तो पश्चिम बंगाल बोलने लगे, पहले क्या बोलते थे? क्षेत्र को पूरे को बंगाल कहते थे, ध्यान रखना। तो भारत में पहली बार गवर्नर बनाया गया बंगाल में। ये नोट में अगला फैक्ट लिखो। भारत में पहली बार
गवर्नर की नियुक्ति बंगाल में की गई। ठीक है, तो पहली बार गवर्नर की नियुक्ति कहाँ होती है विद्यार्थियों? बंगाल में होती है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव लिखा होगा आपने। अब लिखो आप, बंगाल का अंतिम गवर्नर। लिखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, लिख लिया? लिखो, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लिखो, वॉरेन हेस्टिंग्स। लिखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, आप जीजी भी लिख सकते हो। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? हाँ, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, लिख लिया? लिखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? ना, भारत का पहला गवर्नर जनरल बोल रहा हूं मैं। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वही विलियम बेंटिंग ही तो रहेगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल यही तो रहेगा। लिख लिया? कई बच्चों का तो माथा दुख रहा होगा, सर क्या कर रहे हैं, कभी तो बंगाल का गवर्नर, कभी कह रहे हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर कह रहे हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर कह रहे हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ऐसे सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तभी तुम्हें कंसेप्ट कहाँ 1857 क्रांति पढ़ा रहा हूँ, कहाँ गवर्नर जनरलों के बारे में लिखा रहा हूँ, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे कहीं ना कहीं। लिख लिया? अब देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, आप है ना यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ब्रिटिश भारत, समझने के लिए। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैलिंग, कैनिंग सॉरी। लिख लिया? लिखो,
भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हाँ, तो लिखो लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग क्या, कैनिंग? ये भी तुतलाने लगी मेरी तो। माता जी की जीभ चढ़ानी पड़ेगी मतलब। नवरात्रि चल रहे हैं ना अभी। लिख लिया? लिखो, भारत का अंतिम वायसराय, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंट बैटन। लिखो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। हाँ, जी जी बोलते वायसराय के बाद फिर जी जी बोलने लग जाते उसको। स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र हो गए अब हम। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? माउंट बैटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। लिख लिया? स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। कितने सारे फैक्ट हो गए विद्यार्थी, देख लो आप खुद। देखो, एक तो सवाल ये आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये बात कर रहा हूँ मैं ब्रिटिश भारत की अभी तक। भारत का पहला वायसराय कौन था, फिर आ जाते हैं वापिस स्वतंत्र भारत में। या भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंट बेटन आ जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला, अगर इसकी बात करें गवर्नर जनरल की, तो कौन था? माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वो कौन बना था? पहला और अंतिम यही था, भारतीय एक ही बना, सी राजगोपालाचारी, वो भी स्वतंत्र भारत का बना, स्वतंत्रता से पहले किसी को नहीं बनाया था। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों, वेलेजली का, सुना था? लिखिएगा, नोट डालो। सहायक संधियों का जन्मदाता किसको कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को। लिखिएगा, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है।
लॉर्ड वेलेजली को क्या कहा जाता है? सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। देखो क्या होता था, अंग्रेजों ने बहुत तरीके की, एक तरीके की मतलब संधि की लोगों से, जो राजा राजा महाराजा थे ना, उनसे। ये क्या करते, राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाते, लड़ाकर एक का पक्ष ले लेते, एक का पक्ष लेकर उसको ये कह देते हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ क्या करनी पड़ेगी? सहायक संधि करनी पड़ेगी। कौन संधि? सहायक संधि। और इस सहायक संधि में होता क्या था? सहायक संधि में ऐसा होता विद्यार्थियों कि जिस राजा की ये मदद कर रहे हैं, उस राजा को ये सैनिक उपलब्ध कराते। क्या उपलब्ध कराते? सैनिक उपलब्ध कराते, और ये उसको जिता देते। जिताने के बाद में कहते कि अब हम आपके दरबार में हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमारा एक पीए रहेगा। और इसके अलावा अब आपको सेना भी रखनी, तो हमारी अंग्रेज सेना ही रखनी है। तो वो उस रियासत में क्या रखते? अंग्रेजों की सेना रखते, साथ ही में एक पीए रखते, जिसको हम पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। नाम क्या देते हैं उसको? पॉलिटिकल एजेंट। तो पीए की व्यवस्था कर दी इन्होंने। तो अंग्रेजों को समय समय पर देता रहता कि भाई राजा के दरबार में क्या चल रहा है, कोई किसी बाहरी दूसरे राजा महाराजाओं से कोई संपर्क तो नहीं कर रहा है, कोई विदेशी संबंध उससे साध रहा कि नहीं साध रहा। तो कहने का मतलब ये, उस रियासत के विदेशी संबंध हो, रक्षा संबंध हो, सारे संबंध अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते थे। कौन सी सहायता के तहत? सहायक संधियों के तहत। और इस सहायक संधियों का जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। ये भारत का गवर्नर जनरल रह चुका है, ध्यान रखना। वाइसराय जिसको कहते हैं हम, अंग्रेज था ये। इसने बहुत तरीके की नीति अपनाई, जिससे देखो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सेना भी तैयार कर ली। क्योंकि ये जो सेना थी, किसकी थी? अंग्रेजों की सेना थी। अंग्रेजों की सेना होगी, और इसको जो सैलरी वगैरह दी जाएगी इन सैनिकों को, वो राजा देगा। तनख्वाह कौन देगा? राजा। सुरक्षा किसकी करेंगे? राजा की। वफादार किसके प्रति रहेंगे? अंग्रेजों के प्रति रहेंगे, ध्यान रखना। और इनके एक एक व्यक्ति सब उसमें नियुक्त कर दिए उन्होंने, सभी रियासतों में। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जाल बिछाना चालू कर दिया। देखिएगा क्या लिखा आपने, सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। सहायक संधि को रेखांकित करो। इस संधि के तहत राजस्थान की, हम मेनली तो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। इस संधि के तहत राजस्थान की प्रत्येक रियासत में, प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी बोल सकते हो, अंग्रेज बोल सकते हो ना, एक ब्रिटिश अधिकारी ब्रैकेट में अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, नियुक्ति की गई, जिसे पीए, पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। ठीक है, देखो इस संधि के तहत उस रियासत की आंतरिक सुरक्षा व विदेशी सुरक्षा, विदेशी सुरक्षा अंग्रेजों के द्वारा तय की जाती थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा तय की जाती थी, जिसका खर्चा संबंधित रियासत उठाती थी। समझ गया ना? अगर हम भारत में बात करें कि ऐसी सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी, बताओ। भारत में सहायक संधि सबसे पहले किसने की? हम्म? हैदराबाद के निजाम ने। किसने की थी? देखिएगा, अंग्रेजों से इस प्रकार की संधि, कौन से प्रकार की?
सहायक संधि, इस प्रकार की सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद रियासत के द्वारा की गई। हैदराबाद रियासत के द्वारा की गई। कब की थी? 1798 में। कब की थी? 1798 में। और किसने की थी हैदराबाद की ओर से? निजाम अली फर्स्ट ने। देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में सबसे पहले इस प्रकार की संधि किसने की, तो भरतपुर रियासत में। और भरतपुर रियासत का शासक कौन था? रणजीत सिंह जी थे। 1803 में की थी और 29 सितंबर को की थी। कब? 29 सितंबर 1803। लिखिएगा, राजपुताने की पहली रियासत, राजपुताने की पहली रियासत का नाम क्या था? देखो, भारत की पहली रियासत जिसने सहायक संधि की उसका नाम क्या है? हैं? हैदराबाद। और राजस्थान की पहली रियासत जिसने इस प्रकार की सहायक संधि की उसका नाम भरतपुर रियासत। लिख लिया। और शासक कौन थे उस समय भरतपुर के? रणजीत सिंह। कब हुई थी? 29 सितंबर 1803 को। नोट डालो। लेकिन अगर बात करें हम विस्तृत रूप से इस प्रकार की जो संधि की विस्तृत, राजस्थान की वह पहली रियासत जिसने व्यापक रूप से, कैसे व्यापक रूप से इस प्रकार के अंग्रेजों के साथ संधि की, तो उस रियासत का नाम आता है कौन सी? अलवर। देखिएगा नोट डाल के। लेकिन विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली पहली रियासत अलवर। कौन सी रियासत थी? अलवर। और उस समय अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। और कब की थी? 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1803 को। इसने सितंबर में कर ली थी, इसने नवंबर में कर ली। देख लिया। नोट डालो। इस संधि के परिणाम स्वरूप, नोट में चल रहा है ना, वैसे चलने दो। इस संधि के परिणाम स्वरूप अलवर रियासत ने लसवाड़ी के युद्ध में, लसवाड़ी का युद्ध हुआ था 1803 में, है ना? लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बात किसके अनुसार लेकर रहा हूं? मथुरालाल शर्मा के अनुसार। तो मथुरालाल शर्मा जी क्या कहते हैं इस संधि के बारे में, कि अलवर ने अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक और विस्तृत और व्यापक प्रकार की एक संधि की, और वो संधि के तहत ही अलवर ने लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। लसवाड़ी का युद्ध होता है विद्यार्थियों नवंबर 1803 में, अंग्रेजों और मराठों के मध्य होता है। लसवाड़ी नामक स्थान पे होता है। लसवाड़ी पड़ता है अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में। लसवाड़ी नामक जगह पर हुआ था, इसलिए लसवाड़ी का युद्ध कहते हैं। लसवाड़ी, ये लसवाड़ी बात एक ही है। कई जगह र बोल देते, कई जगह ड बोल देते, बात वही है। लेकिन ये युद्ध हुआ था और ये मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और जीते कौन थे इसमें? अंग्रेज। देखिए, मुगलों से परेशान थे तब जाके मराठा आए। मुगलों ने परेशान किया तो कौन आए? मराठा आए। और मराठों ने परेशान किया तो कौन आ गए?
अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने परेशान किया तो हमारा संविधान आ गया। संविधान परेशान करेगा तो देख लो क्या आएगा। संविधान क्या होता है? ऐसा पवित्र दस्तावेज जिससे किसी देश का शासन संचालित होता हो, उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान तो अब बने हैं, कानून अब बने, तो पहले भी तो कैसे संचालित होती होगी दुनिया? तो पहले राजा महाराजाओं ने जो कह दिया वही नियम। राजा ने कह दिया ये काम होना चाहिए, सही है, ये काम नहीं होना चाहिए, वही क्या है? कानून। पहले के बजाय तो अब का ठीक है सिस्टम। भाई राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र बेस्ट है आम जनता के लिए। लसवाड़ी का युद्ध भी डाल लो हेडिंग। देखो लसवाड़ी का युद्ध, लसवाड़ी का युद्ध देखो, यह युद्ध नवंबर 1803 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ। और कहां पर हुआ था? लसवारी नामक स्थान पर। लसवारी पड़ता है अलवर में। और इसमें मराठों की हार हुई थी। इसमें मराठों की हार हुई, अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की क्या हुई थी इसमें? जीत। मराठों की हार हुई। और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मराठों में संधि हुई थी। लास्ट में देखो, जब कोई हार जीत होती है तो उसके बाद में संधि होती है। बाद में संधि हुई इनके, अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधि हो गई थी। देख लिया? अंग्रेजों ने एक नीति और अपनाई थी विद्यार्थियों, पार्थक्य पॉलिसी या आश्रय पार्थक्य नीति भी कहते हैं उसको। सहायक संधि जैसी थी ये भी। देखिएगा, आश्रय पार्थक्य नीति का जनक लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, है ना? लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। आपसे पूछा जाए भारत में सहायक संधियों का जनक किसको कहा जाता है? किसको? वेलेजली को कहा जाता है। और आश्रित आश्रित भी कहते हैं इसको ना। आश्रित पार्थक्य नीति का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स को कहते हैं। देख लिया? लिखो, राजस्थान में इस नीति के तहत, कौन सी नीति के तहत? आश्रित पार्थक्य नीति के तहत राजस्थान में आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी। पहली रियासत कौन सी थी विद्यार्थियों? करौली थी। और करौली ने कब हस्ताक्षर कर लिए थे? 15 नवंबर 1817 को। अभी तक हम 1757 और 1857 की क्रांति के बीच में ही चल रहे हैं। कौन कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं, कौन अंग्रेजों के साथ जा रहा है, जनता के साथ किस प्रकार से शोषण होगा, उस पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। तो 15 नवंबर 1817 को आश्रित पार्थक्य नीति के तहत करौली ने क्या कर लिया? अंग्रेजों से संधि कर ली विदय। तो इस नीति के तहत पहली रियासत कौन सी बनी थी? करौली। और बेलेजली की जो सहायक संधियां थी उनके अनुसार संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी बनी थी? भरतपुर बनी थी। लेकिन विस्तृत रूप से संधि करने वाली कौन सी बनी थी? अलवर बनी थी। तीनों का सवाल बनता है कई बार। पहला, एक तो किसका बनता है? भरतपुर का। एक बनता है अलवर का, एक बनता है इस करौली का। करौली का वो बेलेजली की जो सहायक संधिया उसके तहत नहीं की इसने। देख लिया? इस समय करौली के शासक कौन थे बताओ? हरबख्शपाल सिंह।
हरबख्श पाल सिंह। इसी प्रकार देखो, इसने तो शुरुआत की थी संधि करने की, लेकिन व्यापक रूप से जो संधि की है उसमें पहला नंबर आता है विद्यार्थी कोटा का। जैसे वहां व्यापक रूप से नंबर किसका आया था, अलवर का आया था ना। इसी प्रकार इस नीति के तहत व्यापक रूप से अगर संधि करने की बात आए, तो व्यापक रूप से संधि करने की बात आए तो उसमें नाम आएगा कोटा रियासत का। किसका आएगा, कोटा, लिखिएगा। इस नीति के तहत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली पहली रियासत कोटा थी। इसने 26 दिसंबर को किए थे विद्यार्थी साइन। कब किए थे, 26 दिसंबर 1817 को। 1818 तक तो ज्यादातर ने कर लिया, 1823 में केवल लास्ट सिरोही वाला करता है। ये जो आश्रित पार्थक्य नीति के तहत जो समझौता करता है ना अंग्रेजों से संधि करता है, वो लास्ट सिरोही करेगा, 1823 में करेगा वो। और 1817 से शुरुआत हो रही है लगभग इनकी, और वो भी लास्ट नवंबर दिसंबर के आसपास से। तो 1818 का जो ईयर है ना, उसमें ज्यादातर ने कर ली, जितनी भी राजस्थान की रियासतें थी ना, उन सब ने संधि समझौते कर लिए अंग्रेजों के साथ। तो व्यापक किसने की थी, कोटा ने। कब की थी, 26 दिसंबर 1817 को की थी। इस समय यहाँ के शासक थे उम्मेद सिंह। कोटा के शासक कौन थे, यही तो आता है कि कोटा ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति के तहत जो संधि की, उस समय कोटा के शासक कौन थे, उमेश सिंह। लेकिन उमेश सिंह जी ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि वहां का एक दीवान था जिसका नाम था जालिम सिंह। किसने, तो यहाँ पर हस्ताक्षर किसने किए संधि के ऊपर, जालिम सिंह ने। लिखिएगा, इस संधि पर कोटा की ओर से हस्ताक्षर जालिम सिंह ने किए थे। झाला जालिम सिंह का नाम सुना होगा ना, उस जालिम सिंह ने किए थे। लिखिएगा, ये संधियां चार्ल्स मैटकॉफ और घोड़े वाला बाबा है ना कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से हुई थी। आपसे पूछा जाए आश्रित पार्थक्य नीति की शुरुआत करने वाला भारत में कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है, भारत का गवर्नर जनरल है ये। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है, भारत का गवर्नर जनरल है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार किसने किया, मतलब राजस्थान की जो रियासतें हैं उनको अंग्रेजों से संधि करवाने में मुख्य रूप से योगदान किसका है, चार्ल्स मेटकॉफ का और कर्नल जेम्स टोड का है विद्यार्थी। इनके कहने पे ये रियासतें इनके साथ शामिल हुई थी, ज्यादातर घूमता रहता था पूरे राजस्थान में घोड़े पे बैठकर। देख लिया। 1857 क्रांति के समय विद्यार्थियों जो रियासतें थी उन रियासतों के नाम और उनका जो शासक था उसके नाम लिख लो, एक टेबल बनाओ। ऐसे लिखो, 1857 की क्रांति के समय की रियासतें और उनके शासक। रियासतें और उनका शासक। रियासत का नाम लिखो विद्यार्थियों, भरतपुर। एक काम करना, टेबल बनाओ, मैं बताऊं कैसे। सबसे पहले लिखना सीरियल नंबर, फिर लिखना रियासत का नाम, और फिर लिखना शासक का नाम। पता तो होना चाहिए कौन सा शासक किसका अंग्रेजों का साथ देगा, क्रांतिकारियों का साथ देगा।
पहला लिखो भरतपुर रियासत। कौन सी रियासत? भरतपुर। और भरतपुर के शासक कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह। कौन सा बताया था अभी आपने? कौन सा? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह कब था? वो तो 1803 में था। क्रांति कब होती है? तो रियासत का नाम और क्रांति के समय लो, 1857 की क्रांति के समय शासक। ठीक है। अब तो यहाँ का भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था विद्यार्थी। दूसरे लिखो अलवर। और अलवर का शासक था बन्ने सिंह। ये सुमेलित करवाते हैं कई बार। अलवर का कौन था? बन्ने सिंह। तीसरा लिखो मेवाड़, जिसे उदयपुर कहते हैं। 1857 क्रांति के समय तो उदयपुर कहने लग गए थे। तीसरा कौन सा लिखा आपने? मेवाड़ यानी कि उदयपुर। और उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। अगली रियासत का नाम लिखो मारवाड़। कौन सी रियासत? मारवाड़। बोला तो करो, आप बोलते नहीं, जवाब नहीं देते हो अभी। मारवाड़। मारवाड़ का दूसरा नाम जोधपुर मिलेगा। और यहाँ के शासक कौन थे बताओ? तख्त सिंह। अब तख्त सिंह आपको याद है ना, तो बाकी और के भी याद होने चाहिए। बीकानेर। अगली रियासत लिखो विद्यार्थी, कौन सी? बीकानेर। बीकानेर के शासक सरदार सिंह जी, महाराजा सरदार सिंह। अगला लिखो जयपुर। पहले आमेर बोलते थे, बाद में जयपुर बोलने लगे 1727 के बाद। जयपुर लिख लिया। और सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह सेकंड। कोटा। हाड़ौती अंचल में आता है कोटा। कोटा रियासत। कोटा के शासक कौन थे? कौन बताएगा? उमेश सिंह मत बता देना। उमेश सिंह तो संधि के समय थे। कब थे? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? 1857 क्रांति, तो उस समय थे विद्यार्थियों महाराव राम सिंह द्वितीय। जयपुर वाले सवाई राम सिंह द्वितीय है। ये कौन है? महाराव। ये महारावल भी कर सकते हो आप, महारावल राम सिंह द्वितीय। यानी कि कोटा का भी राम सिंह सेकंड है और जयपुर का भी, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है। संयोग बस क्लास में एक नाम के दो बच्चे नहीं आते क्या? तो अपने है ही क्लासों में दो दो क्या, तीन तीन चार चार अपने तो। लिखो बूंदी। राम सिंह। जी हाँ। जैसलमेर। रणजीत सिंह। जैसलमेर का कौन है? रणजीत सिंह। करौली। करौली करौली। और करौली का शासक है विद्यार्थियों मदन पाल सिंह। कौन है? मदन पाल सिंह। धौलपुर। कितने हो गए रे? धौलपुर का लिखो भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। सिरोही। सिरोही का लिखो शिव सिंह। झालावाड़। पृथ्वी सिंह।
टोंक, वजीरुद्दौला, शाहपुरा, लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़, दलपत सिंह, प्रतापगढ़ लिख लिया, दलपत सिंह, बांसवाड़ा, लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर, उदय सिंह, लिख लिया। कितने हो गए? 18 हुई क्या? 19 हो गई तो एक किशनगढ़ रह गई। देखो किशनगढ़, और उसका शासक का पता नहीं कौन है। लिख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, 1757 से लेकर 1857 के बीच में ये सारे घटनाक्रम इसके कारण बन रहे, धीरे धीरे 1857 की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अब इसमें एक व्यक्ति और आते हैं जो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की नीतियां भी कहीं ना कहीं 1857 क्रांति को प्रभावित करती है, ये उसका एक कारण है ये भी। तो अगला लिखो आप, नोट डाल सकते हो नहीं तो लिखना चाहो तो। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जन्मदाता कहा जाता है। देखो, आश्रित पार्थक्य नीति का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और सहायक संधियों का जनक वेलेजली को कहते हैं। और हड़प नीति का जनक किसको कहते हैं? हैं? डलहौजी को कहते हैं विद्यार्थी, लॉर्ड डलहौजी। लिख लिया? लॉर्ड डलहौजी को रेखांकित कर लो। इसने इसे गोद निषेध नीति का जनक भी कहते हैं। गोद निषेध नीति, गोद नहीं ले सकते मतलब। कब बना था भारत का गवर्नर जनरल ये? 1848 में। कब बना था? कैनिंग से पहले यही था। देखो ये 1848 में भारत का जीजी बना। इसे आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी को क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। देख लिया? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सी रियासत को हड़पा था? सबसे पहले कौन सी रियासत को हड़पा? भारत की कौन सी रियासत को सबसे पहले हड़पा? जैसे वेलेजली की सहायक संधियों के तहत सबसे पहले कौन सी रियासत को मिलाया? हैदराबाद को। और राजस्थान की कौन सी मिली सबसे पहले? भरतपुर। और अगर उसके आर्थिक पार्थक्य नीति के अनुसार देखें तो सबसे पहले कौन सी मिली? करौली। और विस्तृत रूप से देखें तो कोटा। लेकिन अगर पूछा जाए इस लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सी रियासत को ब्रिटिश या अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था? सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र। कब? 1848 में। लिखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत हड़पा गया प्रथम क्षेत्र या रियासत सतारा। कौन सी थी? सतारा। कब? 1848। देख लिया?
राजस्थान का वह क्षेत्र जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पा गया हो। क्षेत्र बोला मैंने, रियासत नहीं बोला। ब्यावर को, किसको? ब्यावर को। लिखिएगा, राजस्थान में लॉर्ड डलहौजी द्वारा, राजस्थान में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पा गया प्रथम क्षेत्र ब्यावर। अब ब्यावर तो खुद ही जिला बन गया, पहले ब्यावर किस में आता था? अजमेर में आता था विद्यार्थियों। अगर पूछा जाए आपसे राजस्थान की उस रियासत का नाम बताओ जो डलहौजी ने सबसे पहले हड़पी थी, उदयपुर। देखो, राजस्थान में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़पी गई पहली रियासत उदयपुर। देखो, इसने विद्यार्थियों कुशासन का आरोप लगाकर, किसका? कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी हड़प लिया था। किसने? डलहौजी ने। और कब? 1856 में। कैनिंग बनेगा उससे थोड़े पहले। देखो, कुशासन का आरोप लगाकर हड़पी गई पहली रियासत, या पहला राज्य भी लिख सकते हो। कुशासन का आरोप लगाकर हड़पी गई या हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? अवध, 1856 में। देख लिया? अब बताओ, इसकी जो हड़प नीति है, गो निषेध नीति है, इनसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे राजा महाराजा? वही नाराज होंगे जिनकी रियासत, जिनका क्षेत्र इन्होंने हड़पा है। बाकी तो खुश है। बाकी तो इसको टैक्स, अंग्रेजों को टैक्स वगैरह दे रहे हैं, आराम से सही चल रहा है उनका। तो कुछ राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ होंगे, सॉरी, कुछ राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ और कुछ क्रांतिकारियों के साथ होंगे। लेकिन कौन से क्रांतिकारियों के साथ होंगे? जो दुखी है। किससे? अंग्रेजों से जो दुखी है वही तो क्रांतिकारियों के साथ होगा फिर। लिखिएगा, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऐसे व्यक्ति है जो भारत का पहला गवर्नर जनरल है और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। पता नहीं इतना तो आपको? तो लिखो, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एजीजी का पद सर्जित किया। एजीजी का पद सर्जित किया था। देखो, पीए का पद तो सर्जित कैसे हुआ? वो सहायक संधियों के तहत एक व्यक्ति को वहां रखते थे तो वो पॉलिटिकल एजेंट हो जाता था। लेकिन एजीजी की पोस्ट किसने क्रिएट की? विलियम बेंटिंग ने की थी विद्यार्थियों। एजीजी का पूरा नाम लिखो, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये सवाल बनता है, एजीजी का पूरा नाम क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि मैं बताता हूं आपको, पूरे भारत, मतलब अंग्रेज, ये ब्रिटेन है विद्यार्थियों। क्या है? ब्रिटेन। इस ब्रिटेन ने भारत के ऊपर अधिकार कर रखा है। किसके ऊपर अधिकार रखा है? भारत। अब इस ब्रिटेन में पूरी संसद है। क्या वहां पर संसद है? और इस संसद में जैसे हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है ना, ऐसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है। जिस प्रकार यहाँ पे हाउस ऑफ, नहीं सॉरी, राज्यसभा होती है, इसी प्रकार वहाँ की ब्रिटेन की संसद में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। और जिस प्रकार यहाँ राष्ट्रपति होता है अपने, वहाँ सम्राट होता है। वहाँ क्या होता है? सम्राट होता है। तो उस सम्राट को रिप्रेजेंट करने के लिए
सम्राट को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत में होता था विद्यार्थियों जीजी। क्या होता था? जीजी, गवर्नर जनरल। और बाद में इसको वाइस राय कहने लग गए। बाद में क्या कहने लग गए इसको? वाइस राय कहने लग गए, ध्यान रखना। अब ये अकेला व्यक्ति पूरे भारत को थोड़ी चला सकता है, तो इसने क्या करा, राजस्थान में एक व्यवस्था कर दी विद्यार्थियों एजीजी की। मतलब एक नया पोस्ट क्रिएट कर दी जिसका नाम क्या है? एजीजी। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो एजीजी ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जीजी के प्रति उत्तरदायी होगा। और एजीजी का काम क्या है? जीजी की सहायता करना। किसकी सहायता करना? जीजी। और जीजी तो पूरे भारत का है, और ये किसी जैसे पूरे राजपुताने का एक बना दिया। अब इसके अधीन ये पूरी जो 19 रियासतें है, कुछ ठिकाने हैं, वो इसके अधीन कर दिए पूरे। ठीक है, तो ये ऐसा पूछा जाता है राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? फर्स्ट एजीजी। तो एजीजी पोस्ट क्रिएट तो किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब अस्तित्व में आई ये पोस्ट? 1832 में। लेकिन राजस्थान का पहला एजीजी कौन बना था? मिस्टर लॉकेट। देखिएगा, राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। मिस्टर लॉकेट कौन थे विद्यार्थियों? मिस्टर लॉकेट थे। अब देखिएगा, इस एजीजी का हेडक्वार्टर कहां पर था? राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें, उस समय का जो 1832 के आसपास जब एजीजी की पोस्ट क्रिएट हुई, तो 1832 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था अजमेर। बनाया गया था अजमेर। और फिर 1845 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया, और वो बना दिया गया माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू में। और माउंट आबू का नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया? आबूराज। देखिएगा कैसे लिखा हूं, क्या लिखा आपने? सबसे पहले आपने लिख लिया होगा कि राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट। अब लिखो 1832 में इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया। अजमेर में बनाया गया, जिसे जिसे 1845 में गर्मियों के लिए, केवल गर्मी गर्मी के लिए चेंज किया था ना, जिसे 1845 में गर्मियों के लिए माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में एजीजी का हेडक्वार्टर तो 1832 में बन जाता है, लेकिन बनाते कहां पर है? अजमेर बनाते हैं। माउंट आबू में उसको 1845 में ट्रांसफर कर देते हैं। तो गर्मियों में तो कहाँ से संचालित होता है इसका हेडक्वार्टर के काम? जो भी होंगे सारे माउंट आबू होंगे, क्योंकि अंग्रेज विद्यार्थियों आपको पता ठंडे प्रदेशों से है। अजमेर में लगती है उनको गर्मी, तो वो क्या, माउंट आबू आपको पता ठंडा स्थान है, तो वो वहाँ चले जाते थे गर्मी गर्मी। और सर्दियों में वापस कहाँ जाते? अजमेर आ जाते। अजमेर अजमेर पूरे मतलब राजस्थान के बीच में पड़ता है अजमेर, इसलिए इन्होंने अजमेर को बनाया था। देख लिया? अब लिखो आप, हेडिंग डालो 1857 की क्रांति की प्रमुख घटनाएं। अब आएंगे घटनाओं पे। लिख लिया? और इनके ऊपर चर्चा करेंगे कल। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।